डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इसमें मैं बताऊंगा रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बाय स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो मैंने जो डिराइव किया था कि जो टी एस फुल लोड जो टॉर्क होता है, ओके, टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एस आर टू बाय आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, जिसमें हमने क्या किया था, E2 को कांस्टेंट मान लिया था। और जो मैक्सिमम जो टॉर्क था क्या था, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x2, इसको मैंने सेकंड मान लिया। और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इसमें क्या एस का वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमें निकालना है कि टी एम बाई टी एफ, तो 2/1 करेंगे आप, तो क्या आएगा, टी एम बाई टी एफ इज इक्वल टू 1/2x2 बाई एस आर टू बाई R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर बाय 2s x2 इंटू R2। अब करेंगे कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप x2 स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, ये R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है, तो 2s x2 R2 बाय x2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा सॉल्व करके आपको, R2 बाय x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये एस स्क्वायर बच जाएगा बाई 2x2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2s R2 बाई x2। ओके, लेट R2 बाई x2 को मैंने क्या किया, a मान लिया। a क्या है, एक रेशियो है ना, a रेशियो किसका, तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज बाय लीकेज रिएक्टेंस पर फेज, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, टी एम बाई टी एफ इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2as। ओके, ये एस क्या है, फुल लोड स्लिट बोल सकते हो उसको। ओके, तो ये आपका रेशियो आ गया। ओके, इसको मैंने ए लिख दिया है। अब हमारा क्या एम है कि रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बाय स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। तो क्या आएगा, सेम चीज, या तो इसमें क्या होगा, एस का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिवाइड टी एम बाय सेकेंड क्या बाय क्या हो जाएगा 3। ओके, तो क्या लिखेंगे आप, टी एम बाय टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू 1/2x2 बाय R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय 2R2 x2। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, x2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या लिखेंगे आप, R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर 2R2 x2 बाय x2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये R2 बाय x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 R2 बाय x2। ओके,
और R2/x2 का मैंने क्या मान लिया, a मान लिया है, तो क्या होगा a² + 1/2a मैक्सिमम टॉर्क बाय स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, इक्वेशन नंबर मैंने क्या किया, इसको बी लिख लिया। ओके, तो ये क्या था आपका, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क बाय स्टार्टिंग टॉर्क। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक चीज बता रहा हूं मैं, कि जब आप लोड, आप जानते हैं क्या हो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, कि मान लो आपका ये क्या है, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग। अभी क्या हो गया, स्टार कनेक्टेड, ये स्टेटर वाइंडिंग है। ओके, 3 फेज सप्लाई देंगे इसमें, तो क्या हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे एक कॉइल है, ये भी क्या है, ये स्टार में कनेक्टेड है। क्लियर ना? सपोज करो ये एक बॉक्स है। ओके, ये आपका रोटर है ना? अब ये रोटर में भी 3 फेज वाइंडिंग है। मैंने यहाँ पे R2/X2 से नहीं दिखाया, बस ये क्वाइल समझ लो। क्वाइल का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी है और उसमें लीकेज रिएक्टेंस भी है। ये शेफ्ट पे मैंने क्या किया, 3 स्लिप रिंग लगा दिया। ये क्या आपका स्लिप रिंग है ना? एक को मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट किया, एक को इससे, और ये इसको इससे। क्लियर? अभी ये ओपन है। अब मैंने फिर क्या किया, इस तीनों को क्या किया, आपस में शॉर्ट कर दिया। क्लियर ना? ये आपका शेफ्ट हो गया, लोड इसी पे डालोगे ना, तो ये क्या हुआ, स्टेटर, ये हो गया ये रोटर। अगर मान लो कि अगर लोड इंक्रीज करोगे आप, है ना, तो क्या होगा, जैसे आप मोटर है, मोटर पे आप लोड डालोगे, अब जैसे कि नो लोड है, आपने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, तो क्या करेगा, ये अपनी स्पीड से, जो इसका रेटेड स्पीड, उससे क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही इस पर लोड डालोगे, लोड इंक्रीज करोगे, तो स्पीड क्या होगा, वो घट जाएगा। तो जैसे ही स्पीड घटेगा, तो जो स्लिप है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब स्लिप इक्वल टू क्या होता है, ns माइनस n बाई n। अगर स्पीड घटेगा तो क्या होगा, स्लिप क्या होगा, वो बढ़ेगा। स्लिप बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी f डैश इक्वल टू sf होता है, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही f डैश इंक्रीज करेगा, तो E2 डैश क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। मतलब रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 डैश I2 डैश कॉस फाई 2 डैश। तो उससे क्या हो गया कि टॉर्क क्या हो गया, वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, जो मोटर टॉर्क है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब तक, जब तक कि इसका वैल्यू क्या ना हो जाए, मोटर टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क ना हो जाए। जैसे ही मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर हो गया, तो स्पीड का घटना क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ओके, और फिर जिस स्पीड पे आया था, घटा था, उसी स्पीड से क्या करेगा, वो स्पीड से वो मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? तो जैसे ही मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल होगा, तो ड्रॉप क्या हो गया, ड्रॉप इन स्पीड विल अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है? ओके, मतलब वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा, वो मूव करेगा। एंड रोटर मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? लेकिन ये जो रोटर का स्पीड है, वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम ही रहेगा, है ना, बट लेस देन ns। क्लियर ना? तो रोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड नहीं होता है, इसलिए इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस मोटर। ओके, सो सिंस n is less than ns, so induction
motor, also known as asynchronous motor। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जैसे इस पे आप लोड डालोगे स्पीड घटेगा तो क्या होगा, स्लिप बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर का क्या होगा, वो बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, टॉर्क जो होगा मोटर का टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, लो टॉर्क के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हो गया फिर स्पीड का घटना क्या होगा, वो रुक जाएगा और वो जो रोटर है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, है ना। लेकिन वो स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम ही होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस मोटर। क्लियर। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। क्लियर ना। टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टॉपिक है हमारा टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टर्स। टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या जानते हो, जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो SR2/R2² प्लस S² X2 का होल स्क्वायर। मतलब T = K मान लेते हैं इसको, SR2/R2² प्लस S² X2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ और कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, SM = क्या होता है वो, R2/X2 फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। चलिए, और S का जो वैल्यू होता है, रेंज ऑफ S कितना होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है ना। तो अब जरा बताओ, S इट्स वैल्यू है ना, इट्स वैल्यू 0 SM और ये 1। हमने S को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 0, मैक्सिमम स्लिप और 1। SM का वैल्यू क्या होता है, R2/X2। ओके, अब बताओ आप, जो R2 क्या होता है, स्लिप पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ना। तो अब जब वो नॉर्मल स्पीड पे होगा, नॉर्मल स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रोटर का जो स्पीड है करीब करीब वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो, करीब करीब एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो, तो उस समय स्लिप का वैल्यू क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो उस समय जो रोटर का जो रिएक्टेंस होगा X2', जो SX2 होता है, वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर नॉर्मल स्पीड रोटर का रिएक्टेंस क्या होता है, वो R2 से, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस से काफ़ी कम होगा। तो 0 से लेके SM में क्या होगा कि जो R2 जो होगा काफ़ी बड़ा होगा किससे, SX2 से। क्लियर ना। तो क्या करेंगे हम, इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट मान लिया। तो T = क्या होगा, KSR2/R2² प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्या बताया, 0 के बराबर हो जाएगा नॉर्मल स्पीड पे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका,
एस बाई R2। तो आप जो टॉर्क जो देख रहे हो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये एस है। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से लेके मैक्सिमम स्लिप तक टॉर्क क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा। मतलब अगर स्लिप इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब SM से लेके S के बीच में यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्लिप के बाद क्या होगा कि स्पीड तो घट रहा है। स्पीड घटने का मतलब क्या होगा, स्लिप बढ़ गया। स्लिप बढ़ने का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रिएक्टेंस क्या होता है, S टाइम्स ऑफ X2। S बढ़ा तो X2 डैश भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, और वो वैल्यू क्या होगा, वो R2 से ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो R2 है वो काफ़ी कम होगा किससे, SX2 से। तब क्या लिखेंगे आप, टॉर्क इज इक्वल टू KSR2 बाय, इसको आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे R2 को, तो क्या बचेगा सीधे S² X2। ओके, तो ये क्या आएगा, KR2 बाई SX2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, टॉर्क क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s है। तो इससे मैंने क्या किया, 0 से लेकर SM में मैंने क्या किया, SX2 को नेग्लेक्ट माना, और SM से लेकर 1 तक में क्या किया मैंने, R2 को मैंने नेग्लेक्ट मान लिया, है ना। तो आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ क्या होगा इसका, ये आपका टॉर्क है, ये स्लिप है, S का वैल्यू 0 और S का वैल्यू यहाँ पे 1 दे दिया मैंने। क्लियर ना। और ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया मैंने TM। 0 से लेके 1 है, यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू SM है जिसका वैल्यू क्या है, R2 बाई X2 है। ओके, ये जो लेंथ क्या है, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है। कहाँ पे, एट मैक्सिमम स्लिप पे। तो मैंने क्या बताया कि 0 से लेके SM तक क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, वो टॉर्क स्पीड बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क क्या होगा, वो घटेगा। लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि S=1 पुट करोगे यहाँ पे, तो टॉर्क कभी भी वो 0 नहीं होगा। क्लियर है ना। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपसे पूछा जाए कि टॉर्क वर्सेस स्लिप का ग्राफ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ग्राफ ऑफ T वर्सेस स्लिप इज क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अब जो है मान लो कि जो स्लिप है, जैसे कि ये तो स्क्वायरल केस था, तो अब जो टॉर्क आपसे पूछा जाए कि अगर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे आप तो मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप जानते क्या हो कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है TM इज प्रोपोर्शनल टू 1/2x2। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस अगर ऐड करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क के मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मैक्सिमम टॉर्क हमेशा क्या होगा, यही रहेगा। तो फिर चेंज क्या होगा, तो बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू द रोटर क्या होगा, स्लिप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप इंक्रीजेस but maximum torque remain
कांस्टेंट। क्लियर ना? चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जो मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, अब क्या होगा, R2 प्लस आर एक्सटर्नल बाई x2। पहले क्या था R2 बाई x2, लेकिन आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो SM क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन TM कोई इंक्रीज नहीं करेगा। चलिए इसको मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं। जैसे आपका ये ग्राफ है, ये स्लिप और ये टॉर्क। एस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे मान लो ये SM है, ठीक है, ये R2 बाई x2, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है। तो इस पॉइंट पे क्या है, लीनियरली वेरी करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैंने क्या किया कि अपने यहाँ पे क्या हो गया, R2 बाई x2 है, अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो जो SM है अब क्या होगा, वो खस के ये यहाँ पे आ जाएगा। मान लो ये SM 1 है, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, SM2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 प्लस आर एक्सटर्नल बाई x2। तो अब ये मैक्सिमम स्लिप क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा और फिर ये इस तरह घट जाएगा। क्लियर ना? तो अब क्या देख रहे हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हो रहा है कि स्लिप बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन टॉर्क हमेशा क्या हो रहा है, उसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट ही है। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने क्या सीखा कि टॉर्क वर्सेस स्लिप का जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चले अब पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, जान लीजिए होता क्या है कि इंडक्शन मोटर में क्या करते हो आप, 3 फेज सप्लाई देते हो स्टेटर पे, ठीक है ना? तो जो टोटल स्टेटर पावर हुआ उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रोटर के वाइंडिंग में कॉपर लॉस के रूप में क्या होता है, वो लॉस होता है, ठीक है। कुछ पार्ट आयरन लॉस में, मतलब आयरन लॉस में खर्च हो जाता है ना। तो जो स्टेटर को जो सप्लाई देते हो उस सप्लाई का कुछ पावर कॉपर लॉस में चला जाएगा, कुछ पावर आयरन लॉस में चला जाएगा। अब जो रिमेनिंग पावर बचा वो चला जाएगा एयर गैप में, ठीक है ना। तो स्टेटर से जो आउटपुट पावर आया जो एयर गैप में गया वो क्या हो जाएगा, रोटर के लिए वो इनपुट पावर हो जाएगा। अब जब वो रोटर पे पड़ेगा तो रोटर पे भी क्या हो गया, कॉपर लॉस होगा। क्लियर ना? उसमें आयरन लॉस नहीं होगा, मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं होगा। तो जो रोटर को जितना इनपुट मिल रहा है उसका कुछ पार्ट क्या होता है, वो रोटर के कॉपर लॉस में चला जाता है। ओके, उसके बाद उसे में क्या हमें मिलता है, मैकेनिकल पावर। ओके, फिर मैकेनिकल पावर में से कुछ फ्रिक्शन और विंडिंग लॉस होता है। उसके बाद हमें जो शाफ्ट पे पावर मिलता है जिसको हम यूजफुल पावर भी बोलते हैं, क्योंकि जो लोड लगाओगे आप कहाँ पे लगाओगे, शाफ्ट पे लगाओगे। तो अगर आपसे पूछे पावर स्टेज क्या होगा इंडक्शन मोटर का, तो क्या लिखेंगे कि स्टेटर इनपुट पावर इसमें से क्या होगा, कुछ पार्ट जो है चला जाएगा कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ठीक है। अब ये आ जाएगा स्टेटर आउटपुट पावर जो कि इक्वल होगा किसके, रोटर इनपुट पावर के। अब जब ये रोटर में पड़ेगा तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वो कॉपर लॉस में चला जाएगा, रोटर कॉपर लॉस, इसमें आयरन लॉस नहीं होगा। ओके, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। अब जब रोटर कॉपर लॉस हो गया तो फिर जो रोटर
आउटपुट पावर होगा, रोटर आउटपुट पावर, ओके, जिसको हम ग्रॉस पावर ही बोलते हैं, ग्रॉस पावर। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, विंडेज लॉस। ये जो पावर मिलेगा ये क्या हो गया, रोटर शाफ्ट पावर, ओके, जिसको हम यूजफुल पावर भी बोलते हैं, यूजफुल पावर बोलते हैं। क्लियर? तो आपने क्या सीखा पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर में, कि जो स्टेटर को सप्लाई देंगे उसका कुछ पार्ट क्या होगा, स्टेटर के कॉपर लॉस में चला जाएगा, स्टेटर के आयरन लॉस में। उसके बाद रोटर का जो आउटपुट पावर होगा वो क्या होगा, रोटर के लिए इनपुट पावर हो जाएगा। रोटर के इनपुट पावर में से कॉपर लॉस क्या होगा, लॉस होगा, उसके बदले में मिलेगा रोटर का आउटपुट पावर। इसमें से क्या होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रोटर शाफ्ट पावर। क्लियर है ना? तो चलिए इसको हम अब डिराइव करें। तो अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि रोटर में जो है आयरन लॉस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ओके, एट नॉर्मल स्पीड पे क्या होगा, एट नॉर्मल स्पीड पे जो स्लिप होता है वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। ओके, तो एफ डैश क्या हो गया, एस एफ मतलब क्या हो गया, एफ डैश भी क्या हो गया, 0 होगा। तो जो आयरन लॉस होता है वो दो लॉस का बना होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का, दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या, एट नॉर्मल स्पीड रनिंग में जो है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। तो बेसिकली कि लॉस क्या होगा, आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होगा, वो आयरन लॉस क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना? इसलिए हम रोटर में क्या करते हैं, आयरन लॉस को हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। ओके, नाउ अब डिराइव करना है हमें पावर के बारे में। अब ये चीज़ जान लो कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, है ना? तो मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। और टी इंटू क्या होता है, ओमेगा क्या हो गया, थीटा बाई टी आप पढ़े होगे। तो टी इंटू थीटा कितना, एक साइकिल के कितना हो गया, 2 पाई, ओके। और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है टी होता है ये, है ना? अगर n रिवोल्यूशंस हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। अब इसी में क्या हो गया, टाइम आ गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई n। तो n क्या हो गया, स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या हो गया, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एन क्या हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसको पूछा जाए कि सेकंड में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे आप, टी इंटू 2 पाई एन बाई 60। ओके, एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम। तो चलिए हम अब डिराइव करें हम रोटर कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये क्या बोलते हैं आपको, इनपुट पावर कितना होगा, मैकेनिकल पावर कितना होगा। तो ना, तो जरा अब ये बताओ कि जो रोटर का जो स्पीड होगा, रोटर का जो है, मान लो कि अगर रोटर में आपने क्या किया, रोटर में जो है कॉपर लॉस को आप जब नेग्लेक्ट मान लोगे, है ना, जैसे रोटर का जो इनपुट क्या होता है, हमने क्या किया, पी आर, लेट पी आर क्या हो गया, रोटर इनपुट पावर, ओके। पी सी यू क्या हो गया, रोटर कॉपर लॉस, ओके। पी एन क्या हो गया,
रोटर मैकेनिकल पावर या ग्रॉस पावर, है ना, ग्रॉस रोटर आउटपुट ही बोल सकते हो, ग्रॉस रोटर आउटपुट। ओके, और जो PSH क्या हो गया, शाफ्ट पावर। क्लियर है ना? तो जरा आप ये बताओ हमें कि जो रोटर इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, रोटर टॉर्क इनटू स्पीड। ओके, तो रोटर इनपुट पावर को आपने क्या लिखा है, PR से रोटर टॉर्क क्या हो जाएगा, ग्रॉस टॉर्क TG, और उसका स्पीड क्या होगा 2πn। क्लियर है ना? तो अब मान लो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेट कॉपर लॉस, लेट रोटर कॉपर लॉस नेग्लेक्टेड। जब रोटर कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट मान के चलोगे तो जो रोटर का जो पावर, इनपुट पावर, वो स्टेटर का आउटपुट पावर के बराबर होगा, और स्टेटर का जो स्पीड है सिंक्रोनस, किस स्पीड से मूव करता है, वो सिंक्रोनस स्पीड से। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रोटर का जो इनपुट पावर होगा क्या हो जाएगा, TG इंटू 2πns। क्लियर ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, टोटल इनपुट पावर माइनस क्या होगा, ये PM हो जाएगा ना, PM होगा, मैकेनिकल पावर होगा, माइनस टोटल आउटपुट पावर। क्लियर? तो अब टोटल इनपुट पावर क्या है आपका, TG इंटू 2πns, आउटपुट पावर कितना है, TG इंटू 2πn। इसको जो आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2π इंटू TG, तो क्या बचेगा NS माइनस N। ओके, तो ये क्या हो गया, रोटर कॉपर लॉस, इसको बोलेंगे PCU। इसको मैंने क्या किया, थर्ड मान लिया। ओके, तो अब बताओ, तो इसको आप क्या करोगे, 2πTG बाई NS इंटू NS माइनस N बाई NS, इसको मैंने क्या किया, NS से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये जो आपका आ गया टोटल इनपुट पावर 2πRTG NS क्या हो जाएगा, ये टोटल रोटर इनपुट पावर इंटू क्या होगा, NS माइनस N बाई NS कितना होता है, ये S के बराबर। तो PCU क्या हो गया, ये आपका टोटल रोटर इनपुट पावर को आपने कैसे लिखा है, ये PR से इंटू S। तो PCU क्या आ गया आपका, टोटल रोटर इनपुट पावर का वो क्या हो गया, S टाइम्स हो गया। तो अब जरा बताओ मैकेनिकल पावर क्या होगा, मैकेनिकल पावर क्या होता है, ये रोटर इनपुट पावर में से क्या करेंगे हम, रोटर कॉपर लॉस माइनस कर दें। तो अब जरा ये बताओ PR कितना हो गया, PR माइनस PCU SPR, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस S इंटू PR, ये हो गया आपका मैकेनिकल पावर। क्लियर? तो आपने क्या सीखा कि जो रोटर कॉपर लॉस होगा वो रोटर इनपुट पावर का S टाइम्स होगा, और जो मैकेनिकल पावर होगा वो रोटर इनपुट का 1 माइनस S टाइम्स
होगा। क्लियर ना? तो अब जो हमें अगर सपोज करो कि अब से पूछा जाए रेशियो ऑफ पी एम बाई पी एस पी सी यू बाई पी एम, क्या होगा? रेशियो ऑफ मतलब पी सी यू बाई पी एम रोटर कॉपर लॉस बाय मैकेनिकल पावर, क्या हो जाएगा? एस पी आर बाय 1 माइनस एस पी आर, इतना हो जाएगा ये एस बाय 1 माइनस एस। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कभी कभी कि कॉपर लॉस बाय मैकेनिकल पावर कितना होगा, तो एस बाय 1 माइनस एस। क्लियर? अब आपसे पूछा जा सकता है कि इफ फाइंड approximate efficiency of induction motor, okay, find approximate efficiency of induction motor। तो इसमें करेंगे कि लेट स्टेटर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस नेग्लेक्टेड। जब नेग्लेक्ट कर दोगे स्टेटर कॉपर लॉस को, ओके, और आयरन लॉस को, तो जो स्टेटर का जो स्टेटर इनपुट पावर जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो स्टेटर आउटपुट पावर, और ये क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट पावर। क्लियर ना? फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर इफ रोटर कॉपर लॉस एंड, अगर मान लो ये इफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस नेग्लेक्टेड, तब क्या होगा, वो कि जो मैकेनिकल पावर हो क्या होगा, वो शाफ्ट पावर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? थर्ड, अगर मान लो कि इफ रोटर कॉपर लॉस नेग्लेक्टेड, तब क्या हो गया कि पी आर इजिकल टू क्या होगा, वो पी एम इजिकल टू पी शाफ्ट। तो हमारा एम क्या, इफिशियंसी निकालना। तो इफिशियंसी इजिकल टू क्या होता है, क्या होगा, वो आउटपुट शाफ्ट पावर बाय इनपुट स्टेटर पावर। क्लियर? हमारा निकल अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी के बारे में बता रहा हूँ। ओके, नाउ इफिशियंसी, अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ये आउटपुट शाफ्ट पावर किसके बराबर हो जाएगा, ये पी आर के बराबर। क्लियर? और वो क्या हो गया आपका आउटपुट पावर पी शाफ्ट का मैकेनिकल पावर, ये क्या हो गया, पी एम बाय स्टेटर इनपुट पावर क्या हो गया, वो पी आर के बराबर है ना। यहाँ पे आपका स्टेटर इनपुट पावर क्या है, रोटर इनपुट पावर क्या बराबर, तो ये हो गया आपका पी आर, और आउटपुट पावर क्या हो गया यहाँ पे, ये मैकेनिकल पावर, तो क्या हो गया, ये पी एम बाई पी आर। अब इफिशियंसी इसको क्या लिखोगे आप, शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर, तो पी शाफ्ट बाय स्टेटर
इनपुट पावर। ओके, तो पी सॉफ्ट क्या मैकेनिकल पावर के बराबर है, तो मैकेनिकल पावर कितना आया है, पी आर इंटू 1 माइनस एस, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, पी एम बाई पी आर, और पी एम क्या है 1 माइनस एस इंटू पी आर बाई पी आर, कितना गया 1 माइनस एस। तो अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एस के बराबर होगा। क्लियर ना, इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्लीप इंक्रीज करेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। क्लियर ना, ओके। क्लियर ना, यहाँ पे मैंने एक चीज ये कर दिया है, रोटर कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट मैंने नहीं करना है हमें, तो क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन या विंडेज लॉस नेग्लेक्टेड, तो पीएम क्या हो जाएगा, वो पी शाफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब बताओ एफिशिएंसी के आउटपुट शाफ्ट पावर बाय इनपुट स्टेटर पावर, पी शाफ्ट बाय स्टेटर इनपुट पावर, तो पी शाफ्ट क्या हो गया पीएम, स्टेटर इनपुट पावर क्या हो गया रोटर इनपुट पावर के बराबर। ओके, अब समझ में आ गया, इसमें रोटर कॉपर लॉस को मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया है। ओके, तो ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी। आपने क्या सीखा, अगर स्लिप इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, टॉर्क का एक अलग से डेरिवेशन कैसे निकालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क, है ना। पर फेज रोटर सर्किट क्या होता है, पर फेज रोटर सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, हमने पढ़ा होगा, ये R2 है और ये SX2, ये आपका E2 डैश, ये हो गया आपका I2। स्टेटर के केस में वैसे ही कर सकते हो, R1 X1, ये आपका, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। हमारा एम क्या है, टॉर्क निकालना। क्लियर, तो ये बताओ आप, रोटर इनपुट कितना होता है, रोटर इनपुट, है ना। अगर आप स्टेटर के ड्रॉप को नेग्लेक्ट मानते हो तो रोटर का इनपुट क्या होगा, स्टेटर का आउटपुट। ओके, तो रोटर इनपुट क्या होगा, मतलब पी आर जो है आपका स्टेटर आउटपुट के बराबर होगा। आउटपुट मतलब क्या हो गया कि जो रोटर का इनपुट जिसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड। तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, टी जी इंटू ओमेगा, तो टी जी इंटू कितना हो गया, ये 2 पाई एन एस। ओके, ये आपका पी आर हो गया, रोटर इनपुट पावर। ओके, नाउ रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, अभी मैंने बताया था एस टाइम्स ऑफ पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एस पी सी यू। ओके, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकेंड मान लिया। ओके, अब कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉपर लॉस इज इक्वल टू
इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, ये R2 डैश का स्क्वायर इंटू R2, ये पर फेज के लिए हुआ, पर फेज कॉपर लॉसेस, क्योंकि अगर 3 फेज हो तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, ये 3I2 स्क्वायर R2, ये आपका क्या हो गया, एक कॉपर लॉस हो गया। अब हमें I2 डैश का वैल्यू क्या आता है, I2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, E2 डैश बाय Z2 डैश, तो E2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, S टाइम्स ऑफ E2 बाय Z2 डैश क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। अब I2 डैश का वैल्यू क्या करोगे, 3 में पुट करो, पुट I2 डैश इन इक्वेशन 3, तो ये क्या होगा, I2 डैश इज इक्वल टू 3 I2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, S स्क्वायर E2 स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर इंटू R2। क्लियर। नाउ अब आपका जो रोटर इनपुट पावर है, ये क्या निकला आपका, ये I2 इन क्वेश्चन 3, ये क्या हो गया, रोटर कॉपर लॉस। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो रोटर इनपुट पावर क्या है, 1/s कॉपर लॉसेज, तो इंटू क्या हो गया, 3S स्क्वायर E2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर इंटू R2। ये S से और ये S कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 बाय 3S E2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर इंटू R2। अभी PR क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट पावर क्या होगा, TZ इंटू 2π/NS, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, TZ इंटू 2π/NS, तो TZ इंटू 2π/NS इज इक्वल टू 3S, और E2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, KE1 का होल स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ ट्रांसफार्मर में, चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, कि E2 बाई E1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये N2 बाई N1, जो क्या होता है, ये K के बराबर होता है। क्लियर। K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो TZ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2πNS इंटू K स्क्वायर S K स्क्वायर E1 स्क्वायर SR2 बाय R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, आपका ग्रॉस टॉर्क हो गया है ना। तो TZ इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2πNS इंटू क्या हो जाएगा, ये S K स्क्वायर E1 स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका ग्रॉस टॉर्क है ना।
तो आप इस तरह भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि टोटल टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर कितना आया होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम डिस्कस करेंगे।